नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आज स्वागत है। अ, अतुल गर्ग जी का जो डायरेक्टर है दिल्ली फायर सर्विसेज के, काफ़ी अहम पद जो है वो अतुल गर्ग साहब होल्ड कर रहे हैं दिल्ली में। सीधा सर मुद्दे पर आता हूँ। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आग लगी और ऐसे दृश्य सामने आए, जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सर ये दिल्ली में क्या हो रहा है? क्या ये लोग फायर एनओसी ले नहीं रहे? किस तरह से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं? इस पर सर थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी देखिए, ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई। लकीली हम सभी को बचा सके। इसमें ये भी नतीजे में आया था कि फायर कॉल जो देने में कुछ देर लगी उन लोगों को, वो पहले खुद बुझाने की कोशिश करते रहे। इसीलिए थोड़ा डिले हुआ और बच्चे जो थे पैनिक में कूद गए कि भाई आग लगी है। हमारे पहुंचने के बाद वहां कोई नहीं कूदा और हमने सभी को बहुत ही केयरफुली जो है सबको निकाला और बचाया गया। कोचिंग सेंटर का अभी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा ऐसा है कि ये अभी रेगुलाइज नहीं है। मतलब ना हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है कि कितने कोचिंग सेंटर दिल्ली में चल रहे हैं, ना जो है एमसीडी से हमें डिटेल मिल पाई है। हमने सभी से रिक्वेस्ट करी कि अगर आप लोगों के पास कोई डेटा हो तो वो हमें दें, सो दैट इनका जैसा कि माननीय हाईकोर्ट ने कहा उसके हिसाब से हम इनका सर्वे इंस्पेक्शन करें। नहीं, लेकिन ये तो सर बड़ा अजीब-सी बात है कि दिल्ली में कई सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट खासकर अगर दिल्ली के मुखर्जी नगर की मैं बात करूँ और कई जैसे जैसे लक्ष्मी नगर हो गए, यहाँ तो बड़े पैमाने पर जो है वो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जो अलग-अलग कोर्सेज़ की कोचिंग देते हैं। यहाँ सीए की भी कोचिंग होती है और तमाम सब्जेक्ट्स की होती है और कई हज़ारों बच्चा यहाँ पर स्टे भी करता है पीजीज़ में। तो सर कहीं न कहीं सुरक्षा से खिलवाड़ है, क्योंकि अगर इस तरह से ये डाटा ही नहीं है, तो फिर कैसे उनकी सुरक्षा होगी? कैसे दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारी ये चेक करेंगे कि वो लोग फायर के मानकों का ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हाईकोर्ट ने इसीलिए इसका संज्ञान भी लिया है और हम लोगों को ऑर्डर किए हैं, एमसीडी को भी किए हैं, पुलिस को भी किए हैं, गवर्नमेंट को भी किए हैं। और अभी फिलहाल दिल्ली फायर सर्विस ने 5 टीम बना दी है जो कि निरंतर जो जो हमारी नॉलेज में है या जो जो कोचिंग सेंटर पता चले हैं, हम उनका जो है सर्वे इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी नगर, करोल बाग, जनकपुरी, कालू सराय, साउथ एक्सटेंशन है, मुखर्जी नगर इसमें मेन है। पर हमारे पास समस्या ये है और शायद गवर्नमेंट एमसीडी के पास भी है कि इनके डेटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि अभी भी कोई अगर कोई कोचिंग सेंटर खोलता है तो एज पर मेरी नॉलेज जो है वो कोचिंग सेंटर खोल के स्टार्ट कर देता है, जैसे कि आप घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें, चलने लगा आपने। इसीलिए शायद इनका कहीं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, किसी के पास भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और मैं ये आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा सभी लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि आप अगर आपको ऐसा लगता है आपका कोचिंग सेंटर सेफ नहीं है तो आप मेरे को ट्विटर पे, मेल पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे कहीं भी उसकी एक फोटो और एड्रेस भेजें, हम इंस्पेक्शन करेंगे और जो लॉ के हिसाब से होगी कार्रवाई करेंगे। सर अब ये आपने देखिए ये बहुत बड़ी बात हाईकोर्ट ने। बताई, खासकर उन लोगों के लिए जी और उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सर कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि बड़े ही बहुत ही एक तरह से कहा जाए कंजेस्टेड वहाँ पर उसकी बनावट है जगह की और वहाँ पर हज़ारों बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसे में सर सुरक्षा पर सवाल तो है ही, लेकिन साथ-साथ ये आपने जो एक पहल की है जिसमें आपने कहा है कि ट्विटर पर उसको मेरे फ़ोटोज़ भेजिए, इस तरह के एक्शन लिया जाएगा। तो सर इसको लेकर थोड़ा मैं चाहता हूँ खुलकर आप स्टूडेंट्स को जो है वो एक एक अपील करें, ताकि डायरेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस तरह की सुरक्षा मानकों में ढील देख रहे हैं, वो आपको सीधा आपसे बात करें, संपर्क साधें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के सभी जो स्टूडेंट जो किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि उनके कोचिंग सेंटर सेफ नहीं है या उनके मन में कोई डाउट है, तो वो सीधा मेरे को लिख सकते हैं, मेरे को ट्विटर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भेज सकते हैं, मेरे से मिल भी सकते हैं, मेरे को फोन भी कर सकते हैं। हम अगर वो चाहेंगे तो हम किसी को डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे जो एज पर लॉ होगा, क्योंकि इससे एक तो हमें ये पता चलेगा कितने कोचिंग सेंटर है। अभी तो हम इसी दुविधा में है कि कितने कोचिंग सेंटर, जो बड़े बड़े नाम है जिनके बोर्ड आते हैं, जिनका ऐड आता है, उनको तो हम देख रहे हैं, उनका इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी करीब करीब 70 इंस्पेक्शन हमारा हो चुका है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो और हम और भी जितने भी हैं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का आदेश भी है, हम सबको कवर करना चाहते हैं। फिर उसमें देखेंगे क्या मिनिमम फायर सेफ्टी हो सकती है, उसमें रास्ते हैं, लोग निकल सकते हैं। तो ये पूरी व्यापक एक बहुत बड़ी मुहिम हमने दिल्ली फायर सर्विस ने चलाई है कि आगे से कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, अगर हो तो सबको बचाया जा सके, सब लोग सेफ निकल सके। तो मैं सभी स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, अगर उनको कोई डाउट है या उनको ऐसा लगता है कि जहाँ उनका बच्चा पढ़ रहा है उस कोचिंग सेंटर के में मानक नहीं लगे फायर सेफ्टी के हिसाब से या उसमें रास्तों की कुछ कमी है, तो वो हमारे डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी को, मेरे को सीधे कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ ये, क्योंकि ये फायर प्रिवेंशन की बात है, भलाई की बात है, सभी के लिए भलाई की बात है।
तो अगर वो चाहेंगे तो उनका नाम एड्रेस सब गुप्त रखा जाएगा, मेरे को एक फोटो और एड्रेस भेजेंगे तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैंने जैसा बताया है 5 टीम हमने ऑलरेडी जो है डिप्लॉय की हुई है, वो हम सैटरडे भी करेंगे, संडे भी करेंगे, विल नॉट लीव ए मिनट फॉर इट। और सभी, ये एक हमने संकल्प कह सकते हैं आप लिया है कि सभी कोचिंग सेंटर का जो जो हमारे संज्ञान में आएंगे उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा और लॉ के हिसाब से उनको एडवाइस भी किया जाएगा, कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई भी करेंगे। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे यूजुअली हम लोग घरों में रहते हैं और सबको एनओसी लेना होता है फायर का, और इसमें कई जो कमर्शियल एक्टिविटीज कई जगह पर चल रही है उनको भी एनओसी लेना होता है। तो सर अगर ये जो डाटा आप लोगों के पास आता है फायर का, किसके पास एनओसी है नहीं है, ये सर आप एमसीडी से लेते होंगे जो हाउस टैक्स देते हैं उसके आधार पर। लेकिन सर जो जिनका कोई यही नहीं है कि वो जो हाउस टैक्स नहीं देते, जो रिकॉर्ड पर ही नहीं है, तो ये कैटेगरी क्या वही मानी जाए कोचिंग सेंटर्स की कि वो रिकॉर्ड पर ही नहीं है एमसीडी? ये एक चैलेंज है। यस, आप जो बात कह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि अभी इनका ये टैक्स पे करते हैं नहीं करते ये जानकारी मेरे को नहीं है। फिलहाल अभी तक दिल्ली में किसी भी कोचिंग सेंटर को फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ना मांगा गया था ना दिया गया था, एज पर माई नॉलेज जो है अभी तक दिया नहीं गया। क्योंकि मैं फिर आपको ये बात बता रहा हूँ कि दिल्ली फायर सर्विस के पास जो केस है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिफर करता है, एमसीडी, एमडी, एनडीएमसी, पुलिस, हेल्थ अफसर, कैंटोनमेंट बोर्ड, एक्साइज, कि भाई कोई अगर बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम जो भी है उसको आप जांच करें। तो कोचिंग सेंटर का आज तक कोई केस हमारे पास जो है एमसीडी से या डीडीए से या आप कैंटोनमेंट बोर्ड से, एनडीएमसी से रिफर नहीं किया गया। और मुझे ये लगता है जो मेरी बातचीत हुई उनमें उनको भी ये कहना है कि इनका शायद रजिस्ट्रेशन अभी कोचिंग सेंटर का कहीं होता नहीं है। मतलब कोचिंग सेंटर खोलना चाहे कोई खोल सकता है, तो यही एक मुहिम है। अब ये आदेश आ गया है कोर्ट का, हम इसको जो है पूरी तत्परता से करेंगे और जितने भी हमें एड्रेस मिलेंगे उसको किया जाएगा। और दिल्ली फायर सर्विस जो है कहते हैं कि बिल्कुल कटबट है कि हमारे जो दिल्ली के निवासी हैं उनकी सुरक्षा हो। लेकिन सर ये तो बड़ा टीडियस टास्क है, पूरी दिल्ली में आपने 5 या 6 ऐसे बड़े-बड़े इलाके एस्टेब्लिश कर रखे हैं। और आप तो काफ़ी समय से सर दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर पद पर हैं। ऐसे में जो कोचिंग सेंटर का इसका मतलब ये कहा जाए गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। लेकिन सर वो जिन प्रीमाइसेस में चल रहे हैं, क्या वो प्रीमाइसेस हाउस टैक्स नहीं दे रहे, या उनके बारे में जानकारी आप तक नहीं आ पा रही कि यहाँ फायर एनओसी इनको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ये थोड़ा सा बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, अभी तक शायद या तो हमारे जो और भी जो डिपार्टमेंट है उनसे शायद वो हो गया है। पर देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से कहूंगा कि ये हम सब की मिल के जो है ना, हम सब डिपार्टमेंट, आप हम सब मिल के काम करेंगे तभी ये हो पाएगा, क्योंकि टास्क बहुत बड़ा है। और हुँ, हुँ। कोचिंग सेंटर बहुत टाइम से चल रहे थे, जैसे आपको भी पता है कि दिल्ली की 70% जो पॉपुलेशन है वो ऐसे ही इलाकों में रहती है जो रेगुलाइज नहीं है, प्लान नहीं है, अनप्लान्ड एरिया है। मैं बहुत बार इसको कह चुका हूँ, आप पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो शायद कोचिंग सेंटर भी ऐसे चल रहे थे, पर अब हाईकोर्ट का आदेश है और हम लोग भी इस बात पे जुट गए कि किसी, हर बच्चे की लाइफ को बचाना है, बच्चे देश का भविष्य है। और हम इसमें कोई कसर, जितना भी होगा एज पर लॉ हम जरूर इसको करेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर इसको इस सेंस में भी देखा जाए, अगर इसको दूसरे सेंस में देखा जाए, ये तो आपकी अच्छी पहल चली अब होगी, बढ़िया है। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। लेकिन सर ये कहा जाए कि सरकार का बच्चों की सुरक्षा को लेकर ध्यान नहीं था। नहीं, ये ऐसी देखिए बात, आप अगर ये कहते हैं बच्चों को, आप देखिए सारे स्कूल को एक बार सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट ने आदेश किया था, तब से सभी स्कूल एनओसी लेते हैं। पहले कोई भी स्कूल नहीं आता था, दायरे में नहीं आता था, उसके लिए गाइडलाइन बनाई गई, हमने भी पहल की। और आजकल दिल्ली के सारे स्कूल जो है उसमें गाइडलाइन में फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। सारे गवर्नमेंट स्कूल भी करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं, मोटे मोटे आप जितने भी बड़े स्कूल कहेंगे तो किए जाते हैं। तो अगर आप ये बात कहें बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि कोचिंग सेंटर एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, जिसका जो भी चाहता था घर में भी खोल रखे हैं बहुत छोटे छोटे, इसलिए शायद ये जो है वो हो गया है। और हम इसको अब कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है और वी विल डू इट, क्योंकि इंसिडेंट हुआ था कि सूरत के बाद जो है ये हम लोगों ने इस पे पहल की थी और इसी की वजह से हमने बिल्डिंग वाले लॉज में भी बदलाव लाया था। क्योंकि कोचिंग सेंटर जो एक ऑक्यूपेंसी है, पहले जो है कभी डिफाइंड नहीं थी कि ये किस में आएगी। तो हम लोगों ने उसके बाद पहल करी, डीडी से मीटिंग करी, 2-3 मीटिंग, और अब इसके बाद ये कोचिंग सेंटर को एक कैटेगरी में सर ले एक आया चीज गया और और अब पूछना चाहूंगा, जल्दी इस पे ऐसे बहुत काम कितने शुरू होगा इलाके हैं दिल्ली और में कोई जहां पर ये बच्चे। कोचिंग सेंटर्स हैं, और ऐसे कितने इलाके हैं सर दिल्ली में जहां पर ये कोचिंग सेंटर्स बहुत मात्रा में है? और दूसरा सर, ऐसे
अराउंड कोई ऐसा डाटा है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे होंगे? अगर पॉपुलेशन जैसे दिल्ली की अराउंड 2 करोड़ मानी जाए, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे होंगे? देखिए, ये डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब कोचिंग सेंटर का ही डाटा अवेलेबल नहीं है तो बच्चों का डाटा कैसे मिलेगा? ये कोचिंग सेंटर वाले, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जो बच्चे हैं, उनसे वो खुद आगे आए, खुद हमें डिटेल दे, खुद हमें बिल्डिंग की ड्राइंग जमा करे थ्रू एमसीडी। हम बात कर रहे हैं, हमने एमसीडी कमिश्नर सर को भी चिट्ठी लिखी है कि सर अगर कोई डाटा अवेलेबल है, क्योंकि जब इनका अभी ये रेगुलेट ही नहीं हो रहे थे, इनका कोई रजिस्ट्रेशन एज ए कोचिंग सेंटर नहीं हो रहा था, तो आई डोंट थिंक कि एनी डिपार्टमेंट हैज दिस डाटा कि कितने बच्चे इन कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। आप लोगों के ही माध्यम से मिला, जो ये फायर हुई इसके बाद आया, बहुत सारे लोगों में पेपर में आया कि लाखों बच्चे पढ़ते हैं, पर एग्जैक्ट डिटेल अभी इस बारे में मेरे पास कोई डाटा नहीं है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर अभी तो देखिए ये आपकी कवायद चलती रहेगी, इन बिटवीन अगर कोई आग लग जाए किसी जगह पर, किसी कोचिंग सेंटर में, तो सर ऐसे बच्चों को या ऐसे वहाँ के लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो जो बेसिक फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उनका पालन करें? कैसे, जैसे इस केस में आपने बड़ी अच्छी कार्रवाई की दिल्ली फायर सर्विसेज में, इसमें कई एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई और काफ़ी सारे बच्चे इसमें बचाए गए। तो कोई ऐसी एडवाइस करना चाहेंगे कि बेसिक वो फायर सेफ्टी नॉर्म ये चीज़ें जो है वो फॉलो जी करें? जी, बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सभी के लिए, नॉट फॉर स्टूडेंट बट एवरीबडी। देखिए, अगर फायर होती है, पैनिक नहीं होना है, और उसका एक प्रिंसिपल याद रखिए, शाउट एंड आउट। शाउट एंड आउट, शाउट मतलब अगर आपको फायर का नॉलेज हुआ तो आप चिल्लाएं, जिससे और लोग जो है, मतलब उनको पता चल जाए और आप तुरंत बाहर निकल जाए। और एक बार जब आप बाहर निकल गए, नेवर गो बैक इन द बिल्डिंग। पहले ये आपको दो मतलब प्रिंसिपल याद रखने हैं, शाउट एंड आउट एंड नेवर गो बैक इनसाइड द बिल्डिंग। उसके बाद जो है, आप फायर डिपार्टमेंट को, पुलिस को इन्फॉर्म करें, जो भी माध्यम है, अगर वहाँ पे एमसीपी लगा हुआ है फोन नंबर से, उसको आप इन्फॉर्म करें। और उसके बाद जो है, अगर आपको फायर फाइटिंग आती है तो आप फायर फाइटिंग करें, नहीं तो डिपार्टमेंट को गाइड करें फोन पे कि आप जिससे डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी पहुंच सके और उनको रास्ता मिल सके। इसमें सबसे बड़ी बात है, मैं भी फिर एक बार आपके माध्यम से कहूँगा कि आपको पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि फायर अगर कहीं नीचे लगी है, इसमें धुआं होता है, बट अगर आप पेशेंस से काम लेंगे और ये फॉलो करेंगे, आपने जैसे ही आग लगी आपको तुरंत बाहर निकलना है, चिल्लाना है, बाहर निकलना है, और वापस बिल्डिंग में चाहे कुछ भी हो जाए नहीं जाना है। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। अक्सर मैंने ये देखा है, इस केस में भी, कोचिंग सेंटर में भी ये हुआ कि लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की, और उसमें एक डीसीपी पाउडर का जो फायर एक्सचर होता है उसको 20-25 चला दिए, जिसकी वजह से इट एडेड टू स्मोक, क्योंकि वो भी व्हाइट पाउडर होता है, और वो स्मोक में कंट्रीब्यूट हो गया, लोग पैनिक हो गए, जबकि आग बहुत छोटी थी, और बच्चे जो हमारे नौजवान बच्चे थे वो पैनिक होकर कूद गए। तो कभी पेशेंस लूज नहीं करते हैं। आपने सबसे पहले कोशिश करनी है बाहर निकल जाए, और अगर धुआं है तो नाक पे एक रुमाल रख लें, जिससे कि आपका इनहेलेशन थोड़ा डिले हो जाए और उतनी देर में बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि डेथ जितनी भी होती है वो स्मोक की वजह से होती है, फायर की वजह से नहीं होती है। तो आपको ओके, बहुत बड़ी बात आपने बाहर बताई आना है। सर। जी, मैक्सिमम डेथ इन फायर अकर ड्यू टू द स्मोक, नॉट ऑफ द फायर, बिकॉज फ्लेम इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होती है, पर स्मोक बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो आपको एक, अगर ऐसा धुआं लग रहा है, नाक पे और मुंह पे आप रुमाल लग के आप उसको तुरंत बाहर निकल सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपको खुद फायर फाइटिंग नहीं करनी। हर केस में अगर आप देखेंगे, चाहे ये चांदनी चौक की फायर थी, दिस फायर थी, अभी एक नर्सिंग होम के पीछे जहाँ पर, सभी लोग कोशिश ये करते हैं, पहले वो खुद बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें 4-5 मिनट बीत जाते हैं, और यही 4-5 मिनट बहुत क्रूशल होते हैं। तो मेरा कहना है, शाउट आउट, नेवर गो बैक, inform authority and wait for authority. If you are trained, then you start fighting the fire. Otherwise, you should not fight fire, because fire extinguisher आपको चलाना नहीं आता है, तो भी आपको नुकसान हो सकता है। इसमें सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे और कौन-कौन से ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें घर में हम वो इक्विपमेंट्स रख सकते हैं? जैसे एक तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसके अलावा सर ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो हम रख सकते हैं, जैसे आपने बताया कि भई शाउट कीजिए और बाहर निकलिए, लेकिन सर कई बार मौका ही नहीं लगता कि हम बाहर निकल पाएँ, कई हर कोई आदमी पेशेंस नहीं रख सकता। ठीक है, रुमाल रखेगा, वो कोशिश करेगा, मान लीजिए उसके आस-पास कहीं कपड़ा ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? धुआँ इतना हो जाएगा, उसके पास सिचुएशन नहीं है। इन सिचुएशंस को ध्यान में रख के सर कुछ और ऐसे पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे दिल्ली वासियों के लिए, और मैं कहूँगा देशवासियों के लिए, कि वो इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें? देखिए, हाउसिंग जो है, जो घर है, वो एक सेफ
प्लेस माना जाता है क्योंकि लोड भी कम होता है और वो नोन प्लेस होता है। घर में केवल आग सिर्फ 2 वजह से लगती है, या तो बिजली इक्विपमेंट डिफॉल्ट किया, मीटर में आपके कुछ शॉर्ट सर्किट हो, या आप गैस है। आप जितनी भी कॉल देखेंगे, जितने भी हमारे पास डेटा है, वो सब कॉल एसी में आग लगी, मीटर में आग लगी, या किचन से आग लगी। आप किचन में कुछ आपने कुछ गैस पे जलते छोड़ दिया, फोन में इन्वॉल्व हो गए, बच्चे या बच्चे की कोई बात हुई उसमें चले गए या फोन पे बात करने लगे, तो आपने दो ही चीजें कर दी, आपके यहाँ कभी आग लगेगी नहीं। मतलब ये 99% है, यू विल रिमूव ऑल द, कहते हैं ना, कॉज ऑफ फायर। जो कॉज होंगे वो हट जाएंगे। पहला, आप अपने इलेक्ट्रिक मीटर का जो लोड है उसको चेक करें। हम लोग इक्विपमेंट ऐड करते आते हैं, एसी ऐड कर लिया, फिर बच्चे बड़े हो गए, 2 एसी हो गए, 2 टीवी हो गए, पर मेरी वायरिंग 20-25 साल पुरानी है, तो वो इतना लोड नहीं ले सकती है। और वायरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिके भी होता है, उसका जो इंसुलेशन रहता है वो गलना शुरू हो जाता है। तो आप अगर उसकी जांच करा लेंगे, अगर 5 साल में भी एक बार जांच करा लेंगे एक इलेक्ट्रीशियन से, तो जो आग लगने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, अगर आप गैस में, अगर आप रसोई में काम कर रहे हैं, नेगेट फ्लेम है, तो प्लीज डोंट अटेंड द फोन, डोंट लीव इट अलोन। मतलब आप फायर को अलग ना छोड़ें, तो आपके यहाँ आग लगेगी नहीं। ये दो अगर प्रिंसिपल करेंगे तो आपको आग लगेगी नहीं। और देखिए, आप घर में बहुत बड़ा इक्विपमेंट लगा नहीं सकते, क्योंकि हर इक्विपमेंट को चलाने की एक ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, दैट वो ट्रेनिंग भी मुश्किल काम है, आप हर ग्राइंडिंग नहीं सीख सकते। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप अपने घर में पे रख लें, क्योंकि वो चलाना, जैसे आप कपड़ों पे स्प्रे लगाते हैं अपना, सॉरी, उस पे बॉडी पे स्प्रे लगाते हैं, वैसे होता है। तो उसको आप चला सकते हैं, और वो ये आपके घर के लिए सफिशिएंट है। दूसरा सबसे बड़ा कॉज है, अभी भी एक द्वारका में पीछे एक फायर हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग की डेथ हो गई थी, एसी में आग लगी थी। एसी के बगल में पर्दे हम लोग आजकल लगा देते हैं, और एयर टाइट बिल्डिंग होती है। अगर कोई स्पार्क होगा तो पर्दा एक रेडीमेड जो है आपके पास जलने की चीज है, उससे जल जाएगा। तो ये, अगर आप जैसे एसी चला रहे हो उसके आसपास पर्दे को ना लटकाएं, पर्दे का एक डिस्टेंस रखिए, जिससे अगर होती है कोई कॉज आता है, कोई स्पार्क आता है, तो आप बच सकते हैं, क्योंकि उसको जलने के लिए एसी में इटसेल्फ कुछ जलने की चीज नहीं है। पर एसी के आसपास पड़ता है, बुक्स पड़ी है, कुछ सामान पड़ा है, तो दैट कैच द फायर, एंड देन दैट्स हाउ इज स्प्रेड द फायर। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है। हमने बिजली कंपनियों को लिख रहे हैं, हम सभी को लिख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक मीटर है, जो जीने में लगे हुए हैं, उनको बाहर ले आया जाए। क्योंकि जितने भी अगर आप डेटा देखेंगे, या ये जिस कोचिंग सेंटर की फायर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक मीटर थे वो जीने में लगे हुए थे, इलेक्ट्रिक मीटर में आग लगी, जीने में धुआं बच गया, और बिकॉज जीना ओपन था तो वो चारों फ्लोर पे फैल गया और पैनिक हो गया। तो हम लोग ऑलरेडी इस बात पे जो है कार्यरत हैं, बिजली कंपनियों से बात करके इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जहां जहां हो सके, जितने भी बिजली मीटर जीने में लगे हैं, इट शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन द स्केप रूट। अगर ये हो जाएगा तो आप देखिए, अगर बिजली मीटर में कोई स्पार्क होगा भी तो जीना हमारा बचा रहेगा, और आदमी आराम से उतर सकता है, फिर पैनिक भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये भी जो कोचिंग सेंटर का पैनिक है, ये इस वजह से हुआ कि जीना में मीटर लगे हुए थे, सभी मीटर आजकल पुरानी जितनी बिल्डिंग है जीने में लगे, इसमें स्पार्क हुई और उससे धुआं बढ़ा, दूसरा धुआं ऐड हो गया कि उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर चलाए तो वो भी धुआं जैसा हो गया, पूरी जो जीना था उस पर धुआं धुआं लगने लगा और लोग पैनिक हो गए। तो ये मुहिम भी दिल्ली फायर सर्विस ने ऑलरेडी चलाई हुई है, हम चिट्ठी लिख रहे हैं सब लोग को कि ये हट जाए। इससे हट जाएगा तो बहुत जो है हमारे, क्या है, कहना चाहिए, जाने बच जाएंगी। अगर आप 10 साल के डेटा देखते हैं, तो आज तक दिल्ली में जितनी भी डेथ हुई है, बारिंग दिस द्वारका फॉल, सारे बिल्डर फ्लैट में हुई थी, जिसमें मिडिल में एक जीना होता है, दोनों तरफ फ्लैट होते हैं, और उसी जीने की जो पास जगह बच जाती है उसमें मीटर लगे हुए थे। मीटर में स्पार्क हुआ कि इससे आग लगी, उसकी वजह से जो पार्किंग में गाड़ियां थी उनमें भी आग लग गई, जीना पूरा जो है धुएं से भर गया। और जब आग आग लोगों ने शोर मचाया और जो रेजिडेंस से बाहर निकले, तो वो दरवाजा खोला तो जीना ऑलरेडी फुल था स्मोक से, तो वो ट्रैप हो गए। क्योंकि हमें जितने भी ओके। जो विक्टिम मिले या जो भी गई, वो जीने में मिले या दरवाजे के पास मिले। अगर वो ओके। दरवाजे के अंदर रह जाते तो फिर वो बच सकते थे। और इसी में ये बताना चाहूंगा, अगर आपके घर के बाहर आग है और आप दरवाजे के अंदर हैं, तो दरवाजे को बिल्कुल बंद रखें, नीचे आप गीला कपड़ा लगा दें, ऊपर भी कपड़ा लगा दें, और आप अपने बालकनी में हो जाएं। आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि धुआं जीने से आपके दरवाजे के घर के अंदर सीप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उतनी देर में फायर ब्रिगेड आपको पहुंच के बचाएगी। आप अगर जी। दरवाजा खोल के बाहर आएंगे तो जीना ऑलरेडी धुएं से भरा हुआ है और आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास हार्डली 2 से 3 मिनट होती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो एकदम आपको बेहोश कर देती है। तो आप बच सकते हैं, छोटी छोटी बातें रखेंगे तो मेरे को पूरा विश्वास है कि हम सारे दिल्ली वासियों को बचा सकते हैं।
सर बहुत ही वैल्यूएबल आपने बात बताई, खासकर मैं तब मुझे तो ऐसा लगता है दिल्ली वासियों को नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए बातें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिनका अगर हम लोग ध्यान रखें तो आग से जो है वो बचाव हो सकता है। और जिस तरह से मुखर्जी नगर में हुई, आपने ये बताया कि आप लोगों की एक मुहिम भी चल रही है जिसमें आप लोग अब ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन-कौन से कोचिंग सेंटर्स हैं जिनको आगे आप आने वाले वक्त में इनको जो है वो रडार पर लें ताकि वहां पर प्रॉपर फायर इक्विपमेंट्स हो। सर कोई ऐसे छोटे-छोटे फायर इक्विपमेंट्स के बारे में आप बता सकते हैं? जैसे आपने कहा एक स्प्रे वाला होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, मुझे जहाँ तक पता है जो गाड़ियों में भी होता है। कुछ और ऐसी चीज़ें जो बेसिक, जैसे आपने जो एग्ज़ाम्पल्स कोट किए, बड़े वैल्यूएबल एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन लोग इनको भी फॉलो नहीं करते। देखिए जो देखिए हर एक इक्विपमेंट को चलाने के लिए एक छोटी ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो ओके, आप अगर ऐसे मैं इक्विपमेंट बताऊँ जो बड़े हैं वो बेसिकली ट्रेन्ड आदमी चला सकता है। जो छोटे इक्विपमेंट है उसमें मेन फायर एक्सटिंग्विशर ही है, आप चला सकते हैं। और दूसरा वी शुड फोकस ऑन प्रिवेंशन नॉट ऑन फायर फाइटिंग द फायर बिकॉज़ ओके, आग लगनी ही नहीं चाहिए। आप ऐसा काम करें क्योंकि जो आग लगे। जो अगर आप ये प्रिकॉशन ले लेंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लोड को कर लेंगे, आप अगर मंदिर में अपनी पूजा सुबह करते हैं, दिया जलाते हैं तो उसको अटेंडेंट ना छोड़े, बीच में 1-2 बार देख लेंगे। क्योंकि उस वजह से भी कई कॉल हमें मिलती हैं कि मंदिर में हम दिया जला के छोड़ गए, कुछ हमने प्रसाद खाने का चढ़ाया, उसको चूहे खाने आ गए, दिया गिर गया, आग लग गई। तो आग आपके यहाँ लगेगी ही नहीं, मतलब यू विल बी सेफ बिकॉज़ यू आर डिलीटिंग द रूट कॉज़ ऑफ द फायर, ओके। इलेक्ट्रिसिटी, naked flame, kitchen, so there will be no fire. Absolutely, house is one of the safest place. There will be no fire if you follow the small principle this. आप अगर 5 साल में भी एक बार अगर अपना वायरिंग का लोड चेक करा लेते हैं, वायरिंग को चेक करा लेते हैं, उसकी अर्थिंग को करा लेते हैं। आप एमसीबी बहुत लोग लगाते हैं, ईएलसीबी नहीं लगाते। ईएलसीबी भी लगाना चाहिए, अर्थ लीकेज जो सर्किट ब्रेकर होता है, ये भी बहुत मस्त है। अगर आपके यहाँ गीज़र है, आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, फ्रिज, तो आपको ये भी लगाना चाहिए। ट्रिप करता है और ये बचाता है। तो हमें इन पे ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। अगर हमने ये एमसीबी, ईएलबीसी लगाया हुआ है, हम लोड चेक कर रहे हैं, हम फ्लेम को नेगेट नहीं छोड़ रहे हैं, हम एसी वगैरह जो और इक्विपमेंट उनके पास कोई कपड़ा, ज्वलनशील मटेरियल नहीं रख रहे हैं, तो आग लगने के चांस बहुत-बहुत मिनिमम है। वो आग बहुत नहीं अच्छी बात लगेगी। सर आपने बताई। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, सिलेंडर सर होते हैं किचन में, कई बार सिलेंडर की वजह से भी आग लग जाती है। ऐसे में सर क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशन है। आप उसमें इसीलिए जो एक एक पदार्थ मिलाया जाता है जिससे आप घुसते हैं तो आपको पता चल जाता है अगर लीकेज है। अगर ठीक है। सिलेंडर का लीकेज अगर है, आपको स्मेल आ रही है तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, कोई भी चीज़ ऑन नहीं करनी, इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं करनी है। उस सिलेंडर को ले जाके बाहर आप खुले में रख दें। तो सिलेंडर धीरे-धीरे लीक होगा, आप कंपनी है एलपीजी सिलेंडर्स की उनको इन्फॉर्म करके। मतलब आपका कहना दूसरा है अगर सिलेंडर को बंद करके, उसके स्विच को बंद हाँ, करके और सिलेंडर को आप उठाकर बाहर रख दें। बाहर अगर ओपन में रख देंगे लीक हो जाएगा, निकल जाएगा। दूसरा ये अगर मान लीजिए किसी भी वजह से ट्यूब में आग लग गई, सिलेंडर में आग लगी है, आप उसपे गीला कपड़ा डाल दें, वो बुझ जाएगी। आप उसपे अगर और कोई चीज़ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, आप आटा है, आपको मतलब एनीथिंग यू विल कट द ऑक्सीजन, फायर जो है बुझ जाएगी क्योंकि फायर के अच्छा, जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप जैसे किचन में होते हैं ज़रूर कोई गीला पोछा ज़रूर होता है, आप एक पानी में वो उसके ऊपर रख देंगे इट विल फायर विल डेफिनिटली गो। सिलेंडर इस हिसाब से बना है कि ये किचन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आग भी तो उसमें ब्लास्ट नहीं हो सकता। ब्लास्ट सिलेंडर में तब होता है, जब उसको एक्सटर्नल हीट मिलती है। किसी ओके, घर में आग लग गई और उसके अंदर सिलेंडर अदरवाइज़ फायर इन सिलेंडर कैन नॉट ब्लास्ट द सिलेंडर। अगर ओके, सिलेंडर में कोई आग लग गई है, तो उससे आग क्योंकि गैस हाई प्रेशर पे वो बाहर निकलती रहेगी और बाहर जैसे कैंडल जलती है, मोमबत्ती जलती है, वैसे जलती रहेगी। उसमें ओके। ब्लास्ट होने की संभावना बहुत नेग्लिजिबल है और आप इसको बहुत आराम से पेशेंस रख के विदाउट डरे आप उसको कर सकते हैं। अगर गीला कपड़ा भी आप रख देंगे, फायर विल डाई एंड देन यू कैन टेक द सिलेंडर आउटसाइड योर हाउस एंड पुट इन द ओपन एंड कॉल द जो सिलेंडर कंपनी है, एलपीजी कंपनी, उनको बुलाएँगे, नथिंग विल हैपन। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई, खासकर मैं तो कहूँगा दिल्ली वासियों के लिए नहीं, ये तो देशवासियों के लिए है, जो छोटी-छोटी आग लग जाती है। हमने देखा दिल्ली में इतनी बड़ी-बड़ी आग लगकर कई लोग टाइम टू टाइम इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन अगर ये बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करें जो सर बता रहे थे, तो निश्चित रूप से आग ही नहीं लगेगी। और जब आग ही नहीं लगेगी तो फिर ये सारी चीज़ें, इक्विपमेंट का कोई मतलब नहीं। हालाँकि बेसिक अगर आप ट्रेनिंग भी लेना चाहें तो कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर चलिए वो नहीं कर सकते, तो थोड़े ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखें, तो हम काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकें। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतने वैल्यूएबल सजेशंस दिए, इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। चिराग जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कोई भी हुँ, अगर ट्रेनिंग लेना चाहे हमसे, दिल्ली फायर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती है।
आपकी साइट पे जाके ट्रेनिंग देती है। मेरे को आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, मेल, फोन कुछ भी कर सकते हैं, और हमारी टीम, आप अरेंजमेंट करेंगे, हमारी टीम आएगी और आपको ट्रेनिंग देगी। और इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते, और हम आपके माध्यम से लोगों को एनकरेज करना चाहेंगे कि वो हमारे पास हमको लिखें और ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग लें, जिससे वो हमारी भी हेल्प कर सके और अपनी भी सुरक्षा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात करी। और हम अपने व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिनको ट्रेनिंग लेनी है सर से कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। सर का नाम अतुल गर्ग है, चीफ फायर ऑफिसर हैं, डायरेक्टर फायर सर्विसेज हैं। सर अवेलेबल रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्राइम तक से जुड़ने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।